जो पिछला लेक्चर था आप लोगों ने, हम डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ रहे थे। आज पुनः जो है कि फिर उससे मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या है डीएनए की पैकेजिंग। जैसे आप जानते हो कि आपको कल बताया गया था कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका के अंदर जो क्या होता है, जो उसका केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर लगभग 2.25 मीटर का डीएनए क्या होता है, लिपटा हुआ होता है। यानी उसमें 2.25 मीटर जो है डीएनए कैसे उसमें समाया है, सवाल ये पैदा होता है कि कैसे गया। जैसे मान लो, पहली बात हम एक चीज़ समझते हैं। पहले हमारे शरीर, ये सामने से ये हमारा स्किन जो दिख रहा है, स्किन दिख रहा है ना, अगर इसकी एक कोशिका को निकाला जाए तो कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हमने उसको निकाला और निकाल के उसे सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख रहे हैं तो उसका केंद्रक भी तो बहुत छोटा होगा। अगर मान लो इसके ये हमारे शरीर की क्या है, यानी त्वचा की एक कोशिका है, और तो उसकी कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र को हमने निकाला और निकाल कर और उसमें से क्या किया, जब अध्ययन किया तो हमें कुछ इस प्रकार की क्या हुई, अलग अलग 2 धागे दिखाई दिए, जिसमें एक धागे, यानी इसको क्या कहता है, जो ये धागे इससे अलग अलग दिखाई देते हैं, इनको क्रोमेटिड कहा जाता है। तो एक में कितने निकल रहे हैं, 2। अब कुल कितने हैं, 46। तो आप बताओ 46 में कितने धागे हो जाएंगे डीएनए के, 92 हो जाएंगे। अब इन 92 को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद से एक लड़ी बना दी जाए तो ये लगभग कितने हो जाएंगे, 2.25 मीटर के हो जाएंगे। अब इस 2.25 मीटर के डीएनए को, यानी धागे को, कैसे इस प्राकृत ने कैसे इस केंद्रक के अंदर क्या किया है, उसमें समाहित किया, यानी कैसे उसमें रखा है। हर जितनी भी वस्तुएं होती हैं बेटा, देखना, जो भी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को जो है, जो रखने वाले होते हैं, जैसे दुकानदार ही कपड़ों को ऐसे फोल्ड करके एक ही गत्ते में बहुत सारे कपड़ों को रख लेता है, लेकिन हमको कह दिया जाता है अगर उसमें से कपड़े निकाल दें तो हम उस तरह से सेटिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या करता है, प्राकृत करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे शरीर के अंदर कितने होते हैं, 2.2 मीटर क्या होते हैं, एक केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। अब ये डीएनए कैसे इस केंद्रक के अंदर समाहित हुए हैं, तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा पतंग, जैसे मान लो ये कोई पतंग है, एक बार और दोबारा इसको बता देते हैं। ये बताया गया था कि जैसे मान लो ये एक कोई पतंग है, ये क्या है, पतंग है। ऐसे पतंग होता है ना, ये कोई क्या है, पतंग है। और इसको जो है देखना, जो पतंग उड़ाने वाले होते हैं वो एक मोटी धागे के नली को पूरा उड़ा देते हैं। मान लेते हैं कि वो धागा 2 किलोमीटर का था, कितना का था, 2 किलोमीटर लंबा था। अब इस धागे को इन्होंने, पतंग को, तो कोई व्यक्ति मान लो पतंग को उड़ाया, और पतंग को उड़ाने के बाद से पुनः पतंग को फिर क्या किया जाता है, उससे नीचे उतारा जाता है। तो नीचे उतारने के लिए जो 2 किलोमीटर का धागा होता है, 2 किलोमीटर दूरी का जो धागा होता है, उससे हमें क्या करना होगा, उसको इकट्ठा करना होगा। तो इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं कि एक चरखा होता है, इस प्रकार से क्या होता है, चरखा होता है, और इसी चरखे पर हम क्या करते हैं, इसको पकड़ कर और तेजी से धागे को क्या करते हैं, लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं, और धागा एक समय ऐसा आ जाता है कि 2 किलोमीटर लंबा जो है धागा उस चरखे को पूरा लिपट जाता है और क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक सेम उसी प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है, जिस प्रकार से ये चरखा होता है, तो जो हमारे डीएनए के धागे होते हैं उसी तरह से चरखा रूपी क्या दिया जाता है, जो चरखा रूपी क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। जो चरखा होता है वो हमारे शरीर में, चरखा को हम क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। और हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, ऐसे गोल होता है। और इन्हीं गोल
हिस्टोन प्रोटीन पर क्या होते हैं, ये पूरे डीएनए ऐसे लपटे हुए होते हैं। ठीक है, यही कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसी तरह से इस पर क्या होते हैं, प्रकृति द्वारा हिस्टोन प्रोटीन पर इन्हें क्या कर दिया गया होता है, लपेट दिया गया था और लपेट कर इसकी पैकेजिंग की गई होती है। जो डीएनए होता है किस पे लपेटा गया होता है बेटा, पैकेजिंग के लिए किस पे, हिस्टोन प्रोटीन पर। अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, ध्यान दो, बताया जा रहा है, ये जैसे आप देख रहे हो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, और इसी हिस्टोन प्रोटीन यानी ये क्या है, क्या बताया गया, हिस्टोन प्रोटीन। अब इसी हिस्टोन प्रोटीन में बताया गया कि डीएनए के धागे क्या होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। इसी पर क्या होते हैं, ये इस तरह से डीएनए के धागे लिपटे हुए होते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा, ये देख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसपे डीएनए क्या होता है, लिपटा हुआ होता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियो, यानी इस संरचना को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब अगर इसको हम ध्यान दें बेटा, तो ये लगभग जो है, ये हिस्टोन प्रोटीन जो है गोल गोल इस तरह से कई होते हैं। क्या होते हैं, जैसे एक ये एक हिस्टोन प्रोटीन ये हुआ, एक हिस्टोन प्रोटीन ये हुआ, ये देख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन है, और इसी हिस्टोन प्रोटीन पे कौन, ऐसे प्रोटीन प्रोटीन कह रहे हैं, डीएनए के धागे लपटे हुए होते हैं। तो आप एक बात बताओ, मैंने क्या बताया कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, इस पे जो ये डीएनए के धागे लपेटे हुए होते हैं, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इस संरचना को क्या कहते हैं, क्या बताया गया, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका न्यूक्लियोसोम हो गया, यानी पूरे जितने भी हैं ये सब क्या है, अब इसी पर ये है ना, देखो यहाँ पर आकर ये लिपटा हुआ है, ये भी क्या हुआ है, यहाँ पर लिपटा हुआ है, ये क्या है, इसी पर लिपटा हुआ है, ये भी जाकर क्या हुआ है, इसी पर लिपटा हुआ है। ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब क्या है, न्यूक्लियो, अरे सीधे सीधे ये आपने क्या देखा, ये इसको क्या कहा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, और ये जो संरचना होती है जिसपे ये क्या होता है, लिपटा हुआ होता है, इसी को क्या है, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो ये सब देख रहे हो ना, धागा तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोसोम, ये हिस्टोन प्रोटीन पर ये डीएनए क्या होंगे, लिपटे हुए होंगे। तो एक एक को जो ये संरचना बनेगी, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। कि जो ये न्यूक्लियोसोम होते हैं, इस न्यूक्लियोसोम पर जो ये क्या, यानी जो डीएनए लिपटा हुआ होता है, उस पे लगभग कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं बेटा, तो इस पे जो है लगभग नाइट्रोजन क्षार की हम संख्या को देखेंगे, तो इसमें नाइट्रोजन क्षार कितने पाए जाते हैं, ये एक बार फिर ध्यान से देख लो, इधर लिखना बंद करो बेटा, पहले सुनो क्या बताया गया, आपको बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियोसोम, ये जो न्यूक्लियोसोम आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियोसोम है ना, इस न्यूक्लियोसोम पर जो डीएनए लिपटा होता है, इस डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो लगभग जो है इसमें नाइट्रोजन क्षार कितने मिलते हैं, 200 बेस पेयर मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 200 बेस पेयर मिलते हैं। 200 बेस पेयर का मतलब क्या हो गया, यानी 200 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं, यानी 400 हुए ना, नाइट्रोजन क्षार की संख्या कितनी हो गई जाएगी, 400 हो जाएगी।
अब ये देखना, इसमें जो है आपको यहाँ बताया गया है, यहाँ एक चीज बताया गया है, ये देख रहे हो यहाँ से ये लिपटा हुआ है, फिर यहाँ से एक धागा, ये फिर यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से एक धागा जुड़ा है। तो इस वाले धागे को जानते हो क्या कहते हैं? इस धागे को कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। अब लिंकर डीएनए होता कैसे है, ये कैसे होता है, थोड़ा ध्यान देंगे यहां पे। ठीक है, और फिर ये यहां से ऐसे कुछ इस तरह की आकृति का ही दिखाई देता है। तो इससे ही क्या बताया गया, ये जो होते हैं देख रहे हो, कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देता है। और इसी के ऊपर कौन ये होता है, ये क्या होता है? डीएनए लिपटा होता है। ये जिसमें भी क्या होता है? डीएनए लिपटा होता है। सब पर क्या होते हैं? डीएनए लिपटे होते हैं। ये सब क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। और ये वाला जो बीच में देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं। यानी ये ही डीएनए को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़े रखता है, लिंकर डीएनए। बात समझ में आई यहां तक? अब एक चीज देखो, जब आपको बताया गया है कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, ये देख रहे हो ना, ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, तो इससे जानते हो किसका सूत्र, किसका निर्माण होता है? अर्ध गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब अर्ध गुणसूत्र, गुणसूत्र आपने पढ़ा है, गुणसूत्र। तो देखो गुणसूत्र की आकृति कैसे होती है। गुणसूत्र की आकृति कुछ ऐसे होती है, ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। जैसे दो धागे हैं ना, ये दो धागे हैं, जब देखोगे गुणसूत्र की आकृति कुछ ऐसे दिखाई देगी। डीएनए के जो दो धागे दिखाई दे रहे हैं, यहां से यहां तक जो ये दिखाई देता है, ये पूरा गुणसूत्र है। क्या है? एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र में दो धागे दिखाई दे रहा है ना, तो यानी एक गुणसूत्र में दो धागे दिखाई दे रहे हैं। तो आधा गुणसूत्र ये है, आधा गुणसूत्र ये है। तो इसलिए इस गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र। तो ये अर्ध गुणसूत्र है बेटा, तो ये क्या है? ये भी तो अर्ध गुणसूत्र ही है। बोलो, एक चीज अभी ये बात समझ में आई आप लोगों को? यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहता है? क्रोमोटाइड कहा जाता है। क्या कहता है? क्रोमेटाइड। तो अब एक चीज ध्यान रखो, अब हम एक बात यहां ध्यान रखेंगे। हमने क्या बताया? जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? क्रोमोटाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्रोमोटाइड, यानी अर्ध गुणसूत्र का निर्माण होता है। ये जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं बेटा, जब कोशिका क्या होता है? जब तक कोशिका विभाजन नहीं रहता, जैसे मान लो किसी कोशिका में क्या पाए जा रहे हैं? ये क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, जो ये अर्ध गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। तो जब ये अर्ध गुणसूत्र जब पाए जाते हैं, जब तक कोशिका का विभाजन नहीं हुआ होता है, उससे पहले अर्ध गुणसूत्र ये जो होते हैं ना, जो ये क्रोमोटाइड होते हैं, जैसे यहाँ ध्यान दो एक चीज और, ताकि आपको और समझ में आए। पहले से समझो, हमने क्या कहा कि बहुत, ये आपने न्यूक्लियोसोम को समझ लिया कि न्यूक्लियोसोम क्या है, और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिले हैं तो क्या बना है? अर्ध गुणसूत्र मिला है।
अब मान लो कि ये कोई क्या है, ये कोई कोशिका है, ये एक कोशिका है, देख रहे हैं ना। इस कोशिका की ये ऐसा कोशिका है जो अभी विभाजित नहीं हुआ है। जब यानी अभी कोशिका विभाजन नहीं हुआ है तो उस समय जो ये गुणसूत्र होते हैं कोशिका के अंदर वो कैसे होते हैं। तो ये ये जो गुणसूत्र है ना, ध्यान देना, ये गुणसूत्र जो है इस तरह से होते हैं, यानी कुछ इधर कुछ ऐसे चारों तरफ से क्या होते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये सारे क्या होते हैं जो क्रोमेटिन क्या होते हैं, इधर उधर फैले हुए होते हैं। ध्यान रखना, इसे कहने का मतलब क्या है कि ये सारे गुणसूत्र क्या होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। क्या बताया गया कि जो ये अर्ध गुणसूत्र होते हैं, ये अर्ध गुणसूत्र जब तक कोशिका के विभाजन नहीं होती है, जब तक ये कोशिका के अंदर रहते हैं, तो ये किस अवस्था में रहते हैं बेटा, ये किस अवस्था में रहते हैं, जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होती है तब तक इनकी संरचना कैसी होती है, यानी ये बिखरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, यानी इधर उधर होते हैं। तो ये बिखरे हुआ जो संरचना होता है, इस संरचना को हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ये संरचना किसका है, अर्धगुणसूत्र का है। किसका है, अर्धगुणसूत्र। और क्यों इसको ये बिखरे हुए अवस्था में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। यानी ये बिखरे हुए एक क्या करता है, बिखर के इधर उधर फैलकर एक जाल नुमा संरचना बनाता है। क्या करता है, और इसी जाल नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब होता क्या है, मान लो ये कोशिका क्या थी, अभी विभाजन की स्थिति में नहीं है, तो ये जो अर्धगुणसूत्र हैं यानी जो क्रोमेटाइड हैं वो किस अवस्था में है, बिखरे हुए अवस्था में है। और बिखरे हुए अवस्था में एक जाल की तरह से फैले हुए हैं, एक जाल की तरह से बने हुए हैं, जिसको हमने क्या कह दिया, क्रोमेटिन कह दिया। अब अगर ये कोशिका क्या होता है, मान लेते हैं ये कोशिका अब किस अवस्था में आता है, विभाजन की अवस्था में आता है। किस अवस्था में आएगा, ये कोशिका मान लेते हैं किस अवस्था में आ रहा है, ये दिख रहा है पूरा, ये दिख रहा है। अब ये कोशिका मान लो, अब ये तो अभी विभाजन की अवस्था में नहीं है, जब तक विभाजित नहीं हुआ है, यहाँ लिख लेना दिमाग में बैठ रखने के लिए। अब अगर क्या होता है, ये कोशिका विभाजन की अवस्था में आ जाता है। जब इसको विभाजन होना होता है तो जानते हो ये जो क्रोमेटिन है ना, कौन है, क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन सिकुड़ने लगती है। क्या करने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, और सिकुड़ कर कुछ इस तरह की आकृति को निर्माण कर लेती है। ठीक है ना, कुछ इस तरह की क्या कर सकती है, आकृति का निर्माण कर लेती हैं। और ये यानी ये विभाजन के समय जितने क्रोमेटिन थे वो क्रोमेटिन क्या होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और सिकुड़ कर और ये क्या क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यानी ये क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है ना, तो इस तरह के क्रोमोसोम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बात समझ में? यानी क्रोमोसोम का मतलब क्या, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो अब एक चीज ध्यान रखो, एक बार इसको जल्दी से समझो। मैं आज
ज़्यादा आप लोगों को नहीं करूँगा क्योंकि छुट्टी का समय भी हो गया। आपको बताया गया कि जो हमारे शरीर के डीएनए के धागे होते हैं वह किस पे लिपटे हुए होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन पर। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन की जो संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ मिल जाते हैं तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ मिलकर क्या करते हैं? अर्धगुणसूत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और ये अर्धगुणसूत्र क्या होते हैं? क्या बनाते हैं? अब ये अर्धगुणसूत्र जो है जब तक कोशिका के अंदर रहते हैं और कोशिका विभाजन की अवस्था में नहीं रहती है, आप लोग बड़े जिस घबराए हुए देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, ध्यान सुने एक बार, मेरे साथ समझने का प्रयास करो। मैं आप लोगों को क्या बताया? मैंने बताया कि ये एक हिस्टोन प्रोटीन है। बात समझ में आ रही है? इस हिस्टोन प्रोटीन पे कौन लिपटा हुआ है? डीएनए के धागे लिपटे हुए हैं। और इस डीएनए के धागे जो ये लिपटे हुए हैं, इसका जो एक संरचना बन रही है, ऐसे हमारे शरीर में हिस्टोन प्रोटीन गोल गोल करके बहुत ज्यादा होता है। इस तरह से गोल गोल होता है। क्या होता है? गोल गोल ऐसे ये हमारे पास होता है। अभी मैं इसको फिर बताऊंगा आप लोगों को। इसी पर हमारा क्या होता है? क्या होता है? डीएनए लिपटा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक संरचना दिखाई दे रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक संरचना दिखाई दे रही है, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ध्यान में इतना समझ में आ गया कि संरचना क्या हो गई? न्यूक्लियोसोम। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अर्धगुणसूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अर्धगुणसूत्र। अब ये अर्धगुणसूत्र हमारे कोशिकाओं के अंदर, जब तक हमारे कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, उसके अंदर ये जो क्रोमेटाइड है ये क्या होती है? ये इधर उधर बिखरी अवस्था में होती है। समझ रहे हो ना? यानी ये बिखरे हुए होते हैं और बिखर कर एक जालनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जालनुमा संरचना का निर्माण कर देते हैं। इसी जालनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ये तो कोशिका क्या था? जब तक विभाजित नहीं हुआ था। और जब कोशिका विभाजन अवस्था में आ जाती है, ये कब? ये अभी विभाजन की स्थिति में नहीं है, तब है जब ये विभाजन की अवस्था में आती है तो ये जो क्रोमेटिन है इसके अंदर जो जाल है, ये जालें क्या होने लगती है? क्रोमेटिन क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। और सिकुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्रोमोसोम क्या है? और ऐसे हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो कितने लोगों को गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई ना? यही चीजें समझाना था कि गुणसूत्र का हमारे शरीर में निर्माण कैसे होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो इस पे आवेश कैसा होता है। हम लोगों ने देख लिया था क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है, ये कल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखना है हम पढ़ क्या रहे हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं। डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है? तो ये बताया गया था कि जो डीएनए होता है वो डीएनए किससे क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन से। और उससे निपटने के लिए हिस्टोन प्रोटीन जो है, हाँ हिस्टोन प्रोटीन ही चरखा का काम करता है। ये आप दिमाग में रखना, जैसे कभी कभी चरखा लगता होता है। हाँ चरखा कौन है? अब हिस्टोन प्रोटीन पे जो है ये चिपका हुआ होता है। चिपकने का इसमें दो चीज ध्यान रखना। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका जो आवेश होता है वह क्या होता है? धनात्मक होता है। और जो डीएनए होता है उसका आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। धनात्मक और ऋणात्मक होने के कारण ही ये क्या होता है? यानी हिस्टोन का जो आवेश है धनात्मक होने के कारण और डीएनए का आवेश क्या? ऋणात्मक होने के कारण वह उससे क्या होता है? निपट जाता है। अगर ये दोनों क्या हो, दोनों का अगर आवेश धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता तो उससे वो निपटता नहीं। अब कैसे होता है? तो ध्यान रखो, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ध्यान दो, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसकी खासियत क्या होती है आपको बताया गया। ये जो होता है हिस्टोन प्रोटीन ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है वह आवेश उसका क्या होता है? ऋणात्मक।
अब इसमें आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होने का कारण क्या है, तो एक चीज ध्यान रखना, जो हिस्टोन होता है बेटा, ये हिस्टोन जो प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान रखना, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा, ये अष्टक होता है। क्या होता है, इसको अष्टक रूप में होता है। कैसे रूप में होता है, अष्टक के रूप में होता है। अब अष्टक क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि अष्टक होता क्या है। देख रहे हो, इसमें देख लो ये कितने बोले आपको, हिस्टोन कितने दिखाई दे रहा है, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है बोला, आई बीच बोला, ये भी एक गोला बन गया ना, कितने हो गए, 8। तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टक संरचना कहते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है, अष्टक संरचना होती है। अब देखो, इसी ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसका संरचना कुछ इस प्रकार का होता है, और इसी पर डीएनए क्या होता है, लिपटा हुआ होता है। ये जितने भी आप ये भाग देख रहे हो, ये जो 8 भाग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी भाग क्या होते हैं, ये सभी भाग प्रोटीन के होते हैं। किसके भाग होते हैं, प्रोटीन। इसमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है H2A, क्या देखे आप लोग, बताया गया कि जो ये क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये पूरा किसका बना होता है, हिस्टोन किसका बना होता है, ये सब प्रोटीन होते हैं। इस प्रोटीन क्या है, मान लो ये H2A है, ये भी क्या है, H2A है, ये H2B है, ये भी क्या है, H2B है, और ये क्या है, H3 है, ये भी क्या है, H3 है, ये H4 है, तो ये वाला जो यहाँ अष्टक बनता है वो क्या होगा, H4 होगा। और ये सभी ध्यान रख लेना, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्रोटीन होते हैं। और ये सभी मिलकर क्या करते हैं, ये सभी प्रोटीन मिलकर क्या कहलाते हैं, अष्टक भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अष्टक भाग कहलाते हैं। और ये सभी जो है ना अष्टक भाग में, ये सभी किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें अमीनो अम्ल कौन कौन सा होता है, तो इसमें 2 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। खासतौर से जब ये अष्टक जो होता है, जिसमें डीएनए, यानी आपको बताया गया जो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन का ही, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन के ही भाग होते हैं। और इसमें जो है ये सभी प्रोटीन के भाग मिलाकर क्या बनाते हैं, देख लो इसमें कितने प्रोटीन के भाग मिले हैं, आप देख लो। H2A कितना है, H2 की संख्या कितनी है, 2 है। H2A की संख्या कितनी है, 2 है। H2B की संख्या कितनी है, H3 की संख्या कितनी है, 2, और H4 की संख्या कितनी है, 2। कुल मिला कितने हो गए, 8। और यही सब मिलकर क्या बना देते हैं, अष्टक का निर्माण कर देते हैं। बात समझ में आई।
और ये चीज, ये जो मेन पॉइंट है यही समझना है आप लोगों को। बताया गया कि ये सभी क्या होते हैं, ये प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, ये किससे बने होते हैं, अमीनो अम्ल से। ये सभी किससे बने होते हैं, अमीनो अम्ल से बना होता है। अब इसमें अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं, लाइसिन होता है और आर्जिनिन होता है। लाइसिन और दूसरा जो होता है अब ये ही अमीनो अम्ल जो होते हैं, ध्यान देना, ये जो अमीनो अम्ल होते हैं बेटा, ये ही अमीनो अम्ल क्या करते हैं, इसको, इस पे धनात्मक आवेश लाने का कार्य करते हैं। अब कैसे आते हैं, जैसे मान लो, एक चीज ध्यान देना, अमीनो अम्ल के बारे में जानने से पहले आप लोगों ने मीथेन का नाम सुना है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, पहले मीथेन यही होता है। मीथेन को हम देखेंगे, मीथेन होता है CH4 और इसकी संरचना सूत्र क्या होती है, कुछ ऐसी होती है। यही संरचना सूत्र होती है। अगर जो ये संरचना सूत्र है, ध्यान रखना, इसमें ही थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से ये क्या बन जाता है, अगर इसी में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, बदलाव करने का मतलब है, अगर जैसे यहां मान लो फिर से यही लिखते हैं, जैसे यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है इसको यहीं पे लाने देते हैं, यहाँ के हाइड्रोजन में क्या कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। इनके जगह पर अगर मान लो हम क्या करते हैं, अमीनो समूह लगा देते हैं। अमीनो समूह यानी NH2 क्या लगा देते हैं, NH2 को लगा देते हैं और यहाँ पे कार्बोजनिक अम्ल को डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं, कार्बोजनिक अम्ल। कार्बोजनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH, ये होता है ना। यहाँ पे हम कार्बोजनिक अम्ल रख देते हैं। और यहां पर जो है हाइड्रोजन जो है, इसमें बस हमने क्या किया कि जैसे यहां मीथेन की आप संरचना सूत्र को देख रहे हैं, इस मीथेन की संरचना सूत्र में हमने क्या किया कि ये हाइड्रोजन को ज्यों का त्यों रहने दिया। यहां पर जो हाइड्रोजन था इसको हटा के हमने क्या कर दिया, क्या रख दिया, अमीनो समूह लगा दिया और यहां पे हमने क्या कर दिया, कार्बोजनिक अम्ल को रख दिया। अब क्या करते हैं, यहां पे जो हाइड्रोजन है बेटा, इसी हाइड्रोजन को इधर उधर चेंज करते रहते हैं, तो इसमें बदलाव होता रहता है। ये क्या होता है, चेंजिंग वाला पॉइंट। क्या होता है, चेंजिंग वाला पॉइंट। अब आप एक चीज बताओ कि आप जानते हो कि जो ये अमीनो समूह है, अमीनो समूह क्या होता है, क्षारीय होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ध्यान रखना, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ध्यान रखना, जो अम्लीय होता है, जब अम्लीय होगा तो उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और जब क्षारीय होगा तो उसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना। अब हमको स्पिन चेंज क्या करना है, यहां या तो इधर जा दो, एक सेकंड के लिए समझ लो, मैं बार बार कह रहा हूं। हमने क्या बताया, पहले इसमें कैसे लगता होता है, तो मैंने बताया कि जो न्यूट्रॉन प्रोटीन होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, और जो DNA होता है वह कैसा होता है, उसका आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक होने की वजह से वो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिपट जाते हैं। प्लस माइनस की वजह से वो क्या होते हैं, लिपट जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये अमीनो अम्ल की वजह से ये क्या होता है, जो अमीनो अम्ल होते हैं वही उसको धनात्मक बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने मीथेन का संरचना देखा है, और मीथेन में हमने केवल क्या कर दिया है कि एक हाइड्रोजन को ऐसे रहने दिया, इधर वाले हाइड्रोजन को हटा कर यहाँ पे क्या रख दिया, अमीन समूह को रख दिया। ये अमीन समूह
को रख दिया, इधर हमने क्या कर दिया, अम्लीय समूह को रख दिया, कार्बोनिलिक अम्ल को रख दिया। अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये धनात्मक होगा, अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर अगर हमने क्या, यहाँ पर अगर हम अमीनो समूह की संख्या को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो ये भी अमीनो अम्ल का समूह है, ये क्या है, अमीनो अम्ल का समूह है। तो इन दोनों की मात्रा यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, धनात्मक होता है। अब कैसे होता है थोड़ा सा देखते हैं। ये कौन सा समूह है बेटा, और ये कौन सा समूह है, ये क्या है, अमीनो समूह का आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है, क्षारीय होता है, इसलिए धनात्मक होता है। और ये क्या होता है, इसका आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहां पे हमने क्या क्या मान लेते हैं, जैसे इसी चीज को यहां बता देते हैं। अब यहां पे बार बार इसलिए नहीं करना होगी, आपको दिक्कत होगी, आपको समझाने के लिए नहीं दिया, यहीं पर हम क्या कर देते हैं, आप चाहो तो अलग बना लो, और या कहो तो इसी को मैं चेंज कर देता हूं। अगर यहां पर क्या कर दिया जाए, यहां पर ध्यान रखो, पहले चीज आपको मैं बताना छोड़ दिया हूं, हमने क्या बताया, एक बार ध्यान सुनते हैं, फिर दिमाग में ये भर देना। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग से खत्म ना हो। मैंने एग्जांपल क्या दिया, मिथेन की संख्या सूत्र को, इसमें कितने, यानी एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4। हमने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को ऐसे रख दिया, इधर वाले हाइड्रोजन की जगह पे क्या रख दिया, क्या रख दिया, अमीनो समूह, और इधर क्या रख दिया, कार्बोनिलिक अम्ल को रख दिया। और यहाँ वाले जो हाइड्रोजन है, यहीं पर हम बार बार क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं। जिसके हमारे शरीर में जो होता है, जो अमीनो अम्ल होता है, वो किताबों में अक्सर अमीनो अम्ल की संख्या जो है 20 दिखाता है, ठीक ना, लेकिन हमारे शरीर में कुल अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 300 से अधिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें 20 प्रकार के ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में कुल कितने हैं बेटा, कितने हैं, 300 से अधिक हैं। और उसमें से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो किसका कार्य करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करते हैं। अब यहां ध्यान रखो, यही अमीनो समूह जो होते हैं, जब ये प्रोटीन निर्माण करते हैं, तो अमीनो समूह ही क्या होते हैं, उनकी प्राकृतिक क्षारीय होती है, और अमीनो समूह ही क्या करते हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, उसके आवेश को लाने का कार्य करते हैं, प्लस लाने का कार्य करते हैं। जैसे मान लो यहां पर अगर हम क्या कर दें, इसके जगह पे, यहां पर जो यश है, इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, जैसे अमीनो समूह की जगह पे क्या कर दिया, कोई अम्लीय समूह को रख दिया, जैसे C2CO डबल H, यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने रख दिया CH2। इसमें अब ये बताओ, ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, अरे मूर्ख, यहां पे COH आया है, और यहां पर भी क्या आ गया। अब ये बताओ, अम्लीय मात्रा यहां पर भी आया है, और अम्लीय मात्रा क्या हुआ, यहां पर आया है, तो इसका मतलब अम्लीय मात्रा ज्यादा बढ़ गया ना, अम्लीय मात्रा यहाँ पे क्या बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, और ये क्षारीय मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो जब अम्लीय मात्रा बढ़ेगी तो उसका आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। सीधी सी बात है, ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा। अगर इसी के जगह पर इसको हटाकर, या आप लिख लेना अपने लिए समझने के लिए, अगर यहाँ पर अम्लीय समूह को रखा गया, तो अम्लीय समूह रखने से अम्ल की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, जिससे इसका आवेश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक नहीं रहेगा। अगर अब इसके जगह पर हमने क्या कर दिया, किसको रख दिया, यहाँ पे
अमीनो समूह को रख दिया, यानी क्षारी, इसकी क्षार जो प्रकृति है, क्षारी प्रकृति, उसके अगर यहां पर रखेंगे अमीनो अम्ल को, तो ये क्या करेगा, अमीनो समूह को रखेंगे तो क्या करेगा, क्षारीयता की मात्रा, यानी यहाँ क्षार यहाँ क्षार, और क्षार की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका आवेश क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। समझ में आया? यानी केवल यहां पर इसको हटाकर और यहां पर हमने क्या रख दिया, NH2 को रख दिया। किसको रख दिया, NH2 को रख दिया। तो अब बताओ यहां पे, अब बताओ ये भी NH2, यहां पर भी क्या गया, तो अब क्षार की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो इसका आवेश कैसा होगा, ठीक है। बस ये आपको ये दिमाग में भरना है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें दो क्षारी एक अम्लीय समूह होता है, ध्यान रखना, ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें दो क्षारी, ये ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें दो क्षारी आ रहे हैं, देख रहे हो ना, ये भी क्षारी और ये भी क्षारी, और एक अम्लीय समूह आ रहा है। तो ये जो जहां पर इस तरह की पाई जाती है वह क्या होता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है। क्या करता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है। और जब क्या होता है, यानी जब ऐसा होता है, परिभाषा देखो दोनों का एक बार सुन लो, मैंने क्या बताया, अगर यहां पर क्या हो, COOH जोड़ दिया जाए, इसको क्या पढ़ोगे, ऐसा अमीनो अम्ल या ऐसा अमीनो समूह, अमीनो अम्ल, चलो ऐसा अमीनो अम्ल जो दो क्या रखता हो, दो अम्ली, इसका पहले बता रहा हूं ना, अगर इनको यानी जब यहां क्या कर दिया गया हो, COOH रख दिया गया हो, तो इसका क्या होगा कि ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें दो अम्ले और एक क्षारीय समूह हो, तो वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और दूसरा मैंने क्या बताया, ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें दो क्षारीय और एक क्या होता है, अम्लीय समूह होता है, उसका आवेश क्या होता है, वो धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो आप देखो, ये जो लाइसिन होता है और जो अर्जिनिन होता है, बेटा ध्यान देना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये दोनों होता है, ये कैसा होता है, ये क्षारीय प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है, क्षारीय प्रतिक्रिया। इसीलिए इसमें जो है सबसे ज्यादा कौन से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन, और ये इसको क्या बनाते हैं, धनात्मक आवेश उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से इससे क्या होता है, क्या होता है, डीएनए लिपटा हुआ होता है। अब ये डीएनए कैसे लिपटा हुआ होता है, इसका एक संरचना के रूप में बता देता हूं। जैसे अभी आप लोगों ने यहां बनाया ना, ध्यान दो, जैसे आपने ये बनाया, ये आपके बुक में कुछ इस प्रकार से दिया होगा, ध्यान रखना। आपके बुक में कुछ इस प्रकार दिया होगा, ठीक है। यहां पे देखना एक ऐसे घंटे नुमा दिया होगा, ये चीज ध्यान रखना। इसी तरह से आपका कुछ इस पे फिगर दिया होगा, और यहां से इस पे यही दिखाया गया है कि ये डीएनए जो है इस पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होता है।
ये क्या है आपका, ये क्या है, ये क्या है बेटा, डीएनए है। ये क्या है, डीएनए है। ये सब डीएनए है ना जो रेड कलर में है। और ये आपका क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा है, अष्टक। हिस्टोन प्रोटीन का क्या है, अष्टक है। ये अष्टक, ठीक है। इसको ऑक्टोमर अंग्रेजी में कहा लिखना होता है, ऑक्टोमर, OCTAMER, ऑक्टोमर। ऑक्टोमर में क्या होता है। अब ये जो आप ग्रंथि देख रहे हो ना, इस ग्रंथि जो होता है ये H1 हिस्टोन होता है। क्या होता है, H1 हिस्टोन होता है। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो H1 हिस्टोन जो होता है, ये जो उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनके शरीर में कौन सा पाया जाता है, H1 हिस्टोन। यानी उनकी कोशिकाओं के अंदर जो है कौन से जीवों के, जो उच्च श्रेणी के उच्च कोटि के जीव होते हैं। जैसे मनुष्य क्या है, उच्च कोटि के जीव है ना। जो भी उच्च कोटि के जीव हैं उनके शरीर के अंदर H1 हिस्टोन पाया जाता है, ठीक ना। और H1 हिस्टोन की कहानी क्या होती है देखना। जैसे मान लो ये आप एक मान लेते हैं कि एक चरखा ये है, ध्यान दो, ये एक चरखा है, एक चरखा ये हो गया। और ये चरखा कुछ ऐसे हो गया। अब एक बात बताओ, ये दो चरखे हैं आपके सामने, दो चरखे रखे हुए हैं। आप एक बात बताओ, अगर दोनों पे धागे को लपेटना हो तो किस पे अच्छे लपेटे जाएंगे। अगर इस पे धागा को लपेटा गया, मान लो ये धागा को लपेटा गया, इस पे हम धागे को लपेट रहे हैं, जैसे धागा लपेटा जा रहा है ना, तो यहां पे ये हो सकता है कि ये फिसल के यहां से फिसल के इधर उधर जा सकता है, ये बिखर सकता है, ये नहीं बिखर सकता है। लेकिन इस पे धागे को लपेटा जाए तो इनको बाहर निकालने से ये क्या कर देगा, दोनों तरफ का जो ये है ना, ये क्या कर देगा, रोक देगा। क्या कर देगा, रोक देगा। तो जो उच्च कोटि के जो श्रेणी के जो जीव आते हैं उनमें इस प्रकार का क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। चरखा कुछ इस प्रकार का होता है, यानी H1 हिस्टोन होता है। और ये क्या करता है, इनको धाग यानी डीएनए को बाहर निकलने नहीं देता। बात समझ में आ गई, यहां तक किसी को दिक्कत। अब हम सीधे आ जाते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से क्या किया जाता है, डीएनए को लपेटा जाता है। अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, क्रोमेटिन। क्या पढ़ा था, क्रोमेटिन क्या होता है बेटा, क्रोमेटिन किसे कहा जाता था, जब बहुत सारे क्रोमेटिन मिल कैसे क्या बनाता है, क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या होता है, वो बिखरा हुआ कोशिका के अंदर क्या होता है, बिखरा हुआ एक जाल नुमा संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं इसको मिटा दूं, हाँ जिसको लिखना है जुड़े। हम देखते हैं बेटा क्रोमेटिन, तो बताया गया कि क्या होता है, जो कोशिका के अंदर जो क्रोमेटिड होते हैं क्या होते हैं, बहुत सारे क्रोमेटिड क्या होते हैं, जो जाल नुमा यानी जाल के तरफ से यानी उसमें बिखरे हुए जाल नुमा बना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्रोमेटिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के।
को कहा जाता है यूक्रोमेटिन, और दूसरे को कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। देखो दोनों में पहले एक चीज समझो, दोनों क्या होता है, हेट्रो, एक ई क्रोमेटिन होता है और एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई क्या है, यहां ध्यान रखो, ये क्या है, ये एक प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन है, ये भी क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या होता है कि इस पे जो डीएनए लिपटा हुआ होता है वो थोड़ा सा इधर उधर बिखरा हुआ होता है, ठीक है ना। और इस पे जो लिपटा हुआ होता है, इस पे जो आप डीएनए लिपटा हुआ देखोगे, वह डीएनए जो होता है एकदम से पूरा जो है गोल गोल इस पे लिपटा हुआ होता है। कैसा होता है, गोल गोल, यानी बिखरा हुआ नहीं होता। जैसा अभी मैंने बताया ना, हेट्रो वाले में क्या होता है, एक में अभी मैंने दिखाया कि एक में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, एक में क्या होता है, बिखरा हुआ नहीं पाया जाता है। यानी ये देख रहे हो, ये अच्छी तरह से कुंडलित हुआ है और ये अच्छी तरह से कुंडलित नहीं हुआ है। दूसरा इसमें देखते हैं, इसमें ये बिखरा हुआ होने का मुख्य कारण क्या है, इसमें डीएनए की संख्या क्या होगी, या तो अधिक होगी, अधिक होने से भी वो क्या हो जाता है, देखते हो ना, तो इसमें डीएनए की मात्रा क्या हो सकती है, ज़्यादा होती है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि एक तो डीएनए की भी मात्रा ज़्यादा होती है, दूसरा क्या होता है, जो डीएनए लपटा गया होता है वो क्या होता है, ढीला होता है। जैसे धागा देखते हो लपेटते हैं, ढीला लपेटते हैं तो क्या होता है, वो पूरा फलक जाता है, देखते हो ना। वैसे इसमें डीएनए की मात्रा भी ज़्यादा है, दूसरा क्या है, फलका हुआ है। इसमें डीएनए की मात्रा भी कम है, और ये क्या होता है, इसका जो लपेटा गया होता है वो टाइट होता है, वो ढीला नहीं होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बेटा ध्यान से सुनो, पहले समझ लो बेटा। अगर इसमें मान लो ये धागा टाइट है, ये धागा क्या है, ढीला है, कुछ फैला हुआ है, अगर इसमें डाई डाला जाए, डाई समझते हो, कलर, कोई कलर ला के इसमें क्या कर दिया जाए, अरे बाल में डाई होता है ना, डाई कलर क्या होता है, कलर होता है। अगर इन दोनों में कलर डाला जाए तो कौन गाढ़ा आएगा, कौन थोड़ा कम गाढ़ा आएगा, गाढ़ा ये आएगा, क्योंकि ये क्या है, टाइट है, उसमें पूरा रंग क्या हो जाएगा, उसमें फैल जाएगा। और ये क्या होगा, इधर उधर फलका हुआ है, इसलिए इसमें पूरा जो है ये कम कलर आएगा, और इसमें क्या आएगा, गाढ़ा कलर आएगा। यानी इसमें अभिरंजन गाढ़ा दिखाई देगा, और इसमें अभिरंजन क्या होगा, क्या होगा, इसमें अभिरंजन क्या दिखाई देगा, हल्का दिखाई देगा, ठीक है ना। ये था आपका मेन चीज जो हमने क्या पढ़ा दिया, आप लोगों ने क्या देख लिया, क्या पढ़ लिया, डीएनए, जो डीएनए की पैकेजिंग, ठीक है ना। ये डीएनए की पैकेजिंग यहां पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम सीधे क्या पढ़ेंगे, अब हम सीधे देखेंगे कि जो अनुवांशिक पदार्थ हैं बेटा, यानी अनुवांशिक पदार्थों का खोज कैसे हुआ, यानी किसने ये सिद्ध किया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। अभी आप लोगों के साथ अनुवांशिक पदार्थ तो आपने बताया था डीएनए, नहीं, पहले इनकी खोज की गई है ना, तो किसने सिद्ध किया कि अनुवांशिक पदार्थ है। तो इसके लिए आपको जो है ना अनुवांशिक पदार्थ की खोज में, यानी कैसे सिद्ध हुआ, इसको पढ़ने के लिए आपको 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाएगा। एक तो पहला एक्सपेरिमेंट होगा रूपांतरित सिद्धांत। ये बार बार हमारे दिमाग में चलता है, किसने ये सिद्ध किया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ खोज के बारे में जानना होगा। देखो, इसको खोज के लिए जो है ना 3 एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिकों द्वारा जो 3 एक्सपेरिमेंट है ना, हम उसके बारे में क्या करेंगे, इन 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।
कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है या अनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे। इसमें सबसे नंबर एक पे आते हैं, पहला आता है इसका जो सिद्धांत है, यानी तीन एक्सपेरिमेंट में से पहला कौन सा है, रूपांतरित सिद्धांत यानी ट्रांसफर प्रिंसिपल। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसफर सिद्धांत यानी रूपांतरण सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत को जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रिफिथ। क्या नाम था, ग्रिफिथ। यानी 1988 में इस सिद्धांत को जो है 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ध्यान देना बताया जा रहा है, यही बताया गया जो लेट है क्या बताया गया कि अनुमान ये किसने सिद्ध किया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। इसके लिए हम जानेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ खोज किसने हुआ। तो अनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में हमें 3 एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। आपको जो 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, कितने एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, 3। उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है रूपांतरण सिद्धांत, और इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था। तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, रूपांतरण सिद्धांत का एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस जीवाणु को लिया था, जिस बैक्टीरिया को लिया था, उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या नाम था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। हाँ देखो बताया जा रहा है, इन्होंने किस बैक्टीरिया को लिया था बेटा, बैक्टीरिया कौन थी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या बताएगा कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में किस बैक्टीरिया को लिया था, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लिया। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होते हैं बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं। देखना पहले तो स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु होते हैं, इनकी कुछ संरचना ऐसे होती है, ध्यान देना। यानी ये एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यानी एक चैन की तरह से एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, यानी श्रृंखला में होते हैं। किसमें होते हैं, श्रृंखला में होते हैं। पहली बात, इनकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। दूसरा हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है यश प्रभेद। क्या कहा जाता है, यश प्रभेद, और दूसरे को कहा जाता है आर प्रभेद। क्या समझे आप, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वह किसके द्वारा है, रूपांतरित सिद्धांत किसने दिया। तो 1928 में जो है इस पे एक्सपेरिमेंट एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में एक जीवाणु को लिया जिसका नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। यानी जो निमोनिया रोग फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं, उसी जीवाणु को वो क्या किए,
अपने प्रयोग के लिए। और ये जो जीवाणु होते हैं वो निम्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है यस प्रभेद और दूसरे क्या कहा जाता है? आर प्रभेद कहा जाता है। यहां तक तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो। अगर मान लेते हैं ये दोनों बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया हमने मान लिया, एक बैक्टीरिया ये है, तो यस प्रभेद वाला बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार की है, ये बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार की है। देख रहे हो ना? और ये भी बैक्टीरिया जो है कुछ इसी प्रकार का आपको दिखाई दे रही है। मान लेते ये बैक्टीरिया भी जो आर प्रभेद वाले हैं, ये भी कुछ इस प्रकार के। दोनों की संरचना कुछ समान दिखाई दे रही है आप लोगों को। अब होता क्या है, यस और आर प्रभेद में अंतर क्या होता है कि जो यस प्रभेद वाले बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये जो यस प्रभेद वाले बैक्टीरिया होती हैं, इनके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है। ध्यान रखना, इनके ऊपर क्या होता है? एक और आवरण पाया जाता है। कुछ इस प्रकार का इनके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है। ये जो आवरण होती है बेटा, ये वाली जो आवरण, ऊपर वाली जो आवरण होती है, ये क्या होती है? चिकनी आवरण होती है। कैसी होती है? चिकनी आवरण। और इनका जो ये आवरण होता है, ये कैसा होता है? खुरदरी आवरण। यानी दोनों में अंतर क्या है? इनमें जो है, यानी खुरदरी आवरण के ऊपर एक और आवरण पाया जाता है जो चिकनी आवरण होती है। और जो ये आवरण होती है, ये आवरण ग्लाइकोकैलिक्स होती है। इस आवरण को क्या कहता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो आवरण होती है क्या होती है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, और इस आवरण पर जो है पॉलीसेकेराइड मिलता है। इस आवरण पर यानी ग्लाइकोकैलिक्स पर जो है कौन, इस आवरण पर क्या मिलता है? कैलिक्स। यहां कौन छूट गया? कैलिक्स। इससे क्या मिलता है बेटा? तो बताया गया इस पे पेलिस यानी पॉलीसेकेराइड मिलता है। क्या मिलता है? ध्यान दो, इसमें समझने का काम करोगे। बताया गया, एक चीज पर एक बार और ध्यान देंगे, यही बताया गया जो यस प्रभेद वाला होता है, यानी इस खुरदरी, यानी ये क्या बैक्टीरिया है ना, ये भी क्या है? यानी यस प्रभेद वाला ये बैक्टीरिया है।
और ये भी क्या है, ये आर प्रभेद वाला बैक्टीरिया है। ये देख रहे हो, ये एक ऊपर से इसके आवरण पाया गया है, इसके ऊपर भी एक ये वाला आवरण, ऐसे ही आवरण यहां भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन दोनों आवरणों को जानते हो क्या कहता है, इसको लिख लेना, कोशिका भित्ति कहा जाता है। इन दोनों के ऊपर क्या होता है, कोशिका भित्ति। क्या होता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, इनके कोशिका भित्ति तक ही सीमित रहता है, और इस कोशिका भित्ति इसमें जो होता है यह प्रभेद में, तो कोशिका भित्ति के ऊपर एक और आवरण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चिकनी होता है, और ये क्या होता है, इससे वो आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होता है, खुरदरा होता है। ये जो बाहरी आवरण है, इस आवरण को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, जिससे क्या पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है बेटा, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ में आया, ये क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कई लोगों को समझ में नहीं आया कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दो, ये जो होता है, जो यश प्रभेद होता है बेटा, यश प्रभेद वाला जो जीवाणु होता है, ये क्या करता है, संक्रमण फैलाने का काम करता है। क्या करता है, संक्रमण फैलाने का काम करता है। और जो आर प्रभेद वाला होता है, ये संक्रमण फैलाने का कार्य नहीं करता है। यहां तक बात समझ में आई, क्या समझ में आया, ध्यान से देखते हैं। बताया गया स्ट्रेप्टोकोकस दो प्रकार के होते हैं, यश प्रभेद और आर प्रभेद। इसमें प्रभेद कितने होते हैं, दो होते हैं, यश प्रभेद और आर प्रभेद। यश प्रभेद वाला जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसकी कोशिका भित्ति के ऊपर जो है एक आवरण पाया जाता है, जिस आवरण को क्या कहता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स में जो है पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें वह आवरण नहीं पाया जाता है। इसमें ये आवरण पाए जाने की वजह से ये क्या होता है, चिकना होता है। इसमें ये नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, खुरदरा होता है। ये जो होता है, जो यश प्रभेद वाला जीवाणु जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ये संक्रमण फैलाने का कार्य करता है, और ये संक्रमण फैलाने का कार्य करता है। यहां तक बात समझ में आई। और इसके संक्रमण फैलाने से कौन सा रोग होता है, निमोनिया रोग होता है। जब ये संक्रमण फैलाता है तो कौन सा रोग होता है, निमोनिया रोग होता है। एक चीज ध्यान रखना, जो संक्रमण फैलाएगा वह कैसा होगा, जानलेवा होगा। क्या होगा, ये संक्रमण फैलाता है, और बीमारी कौन सा फैलाता है, निमोनिया फैलाता है ना, निमोनिया रोग फैलाता है। इसलिए ये निमोनिया रोग क्या है, जानलेवा रोग है, जानलेवा रोग है। और ये जानलेवा, इससे संक्रमण ही नहीं फैलता तो ये जानलेवा होगा, नहीं होगा। अब इन्होंने किया क्या बेटा, अब हम समझने का काम करेंगे। इन्होंने देखो, ध्यान सुनो, बाद में लिखते रहना, वीडियो भी आपको मौका मिलेगा, उससे भी लिख सकते हो। पहले समझने का काम करेंगे। हमने इसकी मेन पॉइंटों को देख लिया, दोनों प्रभेदों को देख लिया, दोनों के अंतर को देख लिया। ये प्रभेद चिकना होता है, संक्रमण भी फैलाता है, ठीक ना, और इसीलिए जानलेवा होता है। ये क्या होता है, खुरदरी होता है, ये जानलेवा नहीं होता है, ना ही कोई संक्रमण फैलाता है। इन्होंने किया क्या, यानी ग्रिफिथ महोदय ने क्या किया, ग्रिफिथ महोदय ने किया क्या, अपने एक्सपेरिमेंट को 4 चरण में किया था। कितने चरण में किया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 4 चरणों में पूरा किया था। जो फर्स्ट चरण था, यानी फर्स्ट स्टेप जो उनका था, पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप, स्टेप को अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं, चरण।
इन्होंने जो है 4 चरण में एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट में एक तो उन्होंने किसको लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लिया, और दूसरा क्या लिया था, चूहों को लिया था। ध्यान रखना, उन्होंने 2 चीज़ों को लिया था। बैक्टीरिया में किसको लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस को लिया था, और जीव में किसको लिया था, चूहे को लिया था। पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले स्टेप में यश प्रभेद को लिया। किसको लिया, यश प्रभेद, और प्लस चूहे को लिया। और इन्होंने क्या किया कि इस जीवाणु को इंजेक्शन में लेकर, ध्यान देना, यश प्रभेद वाले जीवाणु यानी जीवित जीवाणु को लेकर उन्होंने क्या किया, सीधे जो है चूहे के शरीर में प्रवेश करा। बात समझो, इंजेक्शन से इस जीवाणु को लेकर और चूहे में क्या करा दिया, प्रवेश कराया। तो उन्होंने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट का उनको निष्कर्ष क्या मिला कि जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया कुछ देर बाद चूहा क्या हो गया, मर गया। यानी इसमें चूहा क्या हो गया, इनका पहले चरण का एक निष्कर्ष इनको मिल गया। दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया, फिर सेकेंड स्टेप को लिए अपनाते हैं, दूसरा स्टेप लेते हैं, और दूसरे स्टेप में फिर क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में ये आर प्रभेद वाले जीवाणु को लिया। किसको लिया, आर प्रभेद वाले जीवाणु को किसमें लिया, सिरिंज में। किसमें लिया, आर प्रभेद वाले जीवाणु को क्या किया, लिया, प्लस इसको किसमें लगा दिया, चूहे के शरीर में लगा दिया। तो जब चूहे को लगाया कुछ देर छोड़ा और देखा कि चूहे के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जैसे था वैसे रह गया, यानी चूहा नहीं मरा। दूसरा भी इनको, दूसरे स्टेप का भी इनको चलो बात समझ में आ गई। इन्होंने कहा कि ठीक है, यानी इसको लगाने पर क्या हो रहा है, इसको चूहे के शरीर में प्रवेश कराने पर चूहा क्या हो रहा है, मर रहा है, और इसको चूहे के शरीर में प्रवेश कराने पर चूहा क्या रह रहा है, जिंदा रह रहा है। कहा कि थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं। उन्होंने क्या किया, परिवर्तन किया। और जो ये यश प्रभेद वाले, ध्यान देना, तीसरे चरण में क्या किया, तीसरे चरण में ध्यान देना कि जो यश प्रभेद वाला है, यश प्रभेद जो यश प्रभेद वाले जीवाणु हैं उनको गर्म पानी में डाल के उबाल दिया। अब बताओ, जब जीवाणु को, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको गर्म पानी में डाल के उबालने पर वह सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इनको क्या किया, यानी यश प्रभेद वाले को गर्म पानी में उबाला, गर्म पानी में डाला, ऐसे मैं हाथ साथ में लिख देता हूं, और डालकर फिर अब मरे हुए जीवाणुओं को लेकर, उसमें से मरे हुए जीवाणुओं को सिरिंज में लेकर क्या किया, चूहे में डाल दिया, चूहे के अंदर डाला। तो क्या देखे कि इस बार चूहा नहीं मरा। क्या हुआ, फिर चूहा नहीं मरा। समझ में आया यहां तक। अब इन्होंने कहा कि अब ऐसे नहीं, अब एक काम करते हैं, ये जो गर्म पानी में जो था ना जीवाणु, जिसको गर्म पानी में जो यश प्रभेद वाला जीवाणु था, अब इन्होंने इस बार पैटर्न को चेंज किया। कहा कि अरे यहाँ जीव हो रहा है, चलो ये मान लेते हैं कि गर्म पानी की मर गए इसलिए चूहा भी नहीं मरा। इन्होंने क्या किया कि चौथे वाले स्टेप में, जो चौथा स्टेप यानी चौथे चरण में उन्होंने क्या किया, मरे हुए यानी गर्म पानी से जो मरे हुए क्या थे, यश प्रभेद। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये कैसे हैं, यानी मरे हुए, ठीक ना।
अब प्लस क्या किए, आर प्रभेद को भी इसमें मिला दिए। किसको मिला दिए, आर प्रभेद को भी इसमें मिला दिए और दोनों को मिक्स हो गए, दोनों को मिक्स करके किसको किसको, यस मरे हुए यस प्रभेद वाले जीवाणु को और आर प्रभेद वाले दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। और मिक्स करके इन दोनों को मिक्स जब हुआ, इस मिक्स को उन्होंने क्या किया, चूहे में इंजेक्शन में लेकर और चूहे में लगा दिया। चूहे के अंदर जैसे लगाया और उसका जो रिजल्ट आया उसको देखकर इनका दिमाग एकदम टनक गया, ये एकदम से ये परेशान हो गए, कह रहे ये कैसे हुआ। यानी जब इसको, ये भी मरा हुआ था, इसके अंदर कोई ऐसा घात, जैसे कि ये जानलेवा नहीं था, ये भी मरा हुआ है, लेकिन जैसे इसको इस दोनों का मिक्सर को मिलाया, दोनों को मिक्स किया और चूहे में डाला, तो चूहा कुछ देर बाद क्या हो गया, मर गया। जब चूहा मरा, इनका दिमाग एकदम सा टनका और ये लगे कहने कि नहीं नहीं, कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है जो इसमें परिवर्तन लाने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इन्होंने कहा, जैसे चूहा मर गया तो ग्रिफिथ का माथा चकराया और ग्रिफिथ ने कहा कि कुछ ना कुछ तो है जो क्या कर रहा है, जो मृत और यश प्रभेद से निकला है। यानी उन्होंने दिमाग में, ये उनके दिमाग में सीधी सी बात ठनका, क्या ठनका कि हमने आर प्रभेद को लिया, आर प्रभेद जानलेवा था नहीं, यश प्रभेद जानलेवा था, लेकिन ये भी क्या हो गया था, इसके जीवाणु क्या हो गए थे, मर गए थे। लेकिन यहाँ पर यश प्रभेद से ही, यानी मरे हुए जो यश प्रभेद जीवाणु हैं, इन्हीं जीवाणुओं से कुछ ना कुछ निकला है और निकलकर इसमें क्या हो गया है, मिक्स हुआ है, जिसकी वजह से चूहा क्या हो गया, मर गया। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या था, वो क्या निकला जिसके वजह से चूहा मरा। यानी इनका जो है ये जो सिद्धांत था ये पूर्ण नहीं हो पाया, ये क्या रह गया, अपूर्ण रह गया। इन्होंने ये सिद्ध ही नहीं कर पाया कि आखिर वो क्या था जो यश प्रभेद से निकला और किसमें गया, आर प्रभेद में मिक्स हुआ और वो उसको जहरीला बनाया और चूहा क्या हुआ, मरा। अब इनके जो है ना, इनके एक्सपेरिमेंट को, अपूर्ण जो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रयोग था, उस प्रयोग को पूरा करने के लिए 3 वैज्ञानिक सामने आते हैं जो इनको लेकर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक का नाम होता है एबेरी, नोट कर लो, एक का नाम क्या होता है, एबेरी, दूसरे का नाम होता है मैक्लिओड और तीसरे का नाम होता है मैकार्टी। पहले का एबेरी, दूसरे का मैक्लिओड और तीसरे का मैकार्टी। ये 3 वैज्ञानिक आते हैं, किसको, इनका सिद्धांत क्या रह गया था, अपूर्ण रहा था ना, अधूरा रहा था ना। इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए पुनः ये 3 वैज्ञानिक आते हैं और लास्ट में वह सिद्ध करते हैं कि वो पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। इनका अनुवांशिक पदार्थ निकल के इसमें जाता है। तो इस सिद्धांत को अगले लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है।